हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर एग्ज़ाम हिस्ट्री का। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास पढ़ेंगे 1740 से 1947, जिसका पेपर कोड है H04। पेपर कोड है H04, जो बीए सेकेंड ईयर एग्ज़ाम है, जो इस बार पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, जो पिछली बार पूछे गए क्वेश्चन है और इस बार आने की पूरी संभावना है क्वेश्चनों की। यह सेकंड क्लास है, पहले हमने एक क्लास ले चुके, वो भी एक बार ज़रूर देखें। ये भी एक बार पूरी क्लास देखें, बिना स्क्रिप्ट किए हुए पूरी क्लास देखें। पहले किसने वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। यह नारा 19वीं सदी के भारत में एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार का आंदोलन और आर्य समाज से जुड़ा है। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना है कि वेदों में सामाजिक समानता, समता और समाज सुधार का संदेश निहित है, इसलिए उन्होंने लोगों से वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? द्विराष्ट्र सिद्धांत, जिसे दो राष्ट्र सिद्धांत भी कहा जाता है, यह मान्यता भी है कि भारत में हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं, जिनके धर्म, संस्कृति और सामाजिक रचनाएं इतनी अलग हैं कि वे एक साथ ही राष्ट्र में नहीं रह सकते हैं। इसलिए सिद्धांत के अनुसार मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र की आवश्यकता थी, जहां वे अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ स्वतंत्र रूप से रह सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे कौन था? तो मंगल पांडे 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य व्यक्ति थे, जो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे, जो 29 मार्च 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए जाने जाते थे। उनके विद्रोह को 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत माना जाता है। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ। 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हो गए। 34वीं बंगाल नेगेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही के रूप में तैनात थे। अगला क्वेश्चन है, काकोरी घटना क्या थी? काकोरी घटना क्या थी? तो उत्तर है काकोरी घटना, जिसे काकोरी षड्यंत्र या काकोरी कांड भी कहा जाता है। काकोरी कांड भी कहा जाता है। यह 9 अगस्त 1925 को हुई थी। यह घटना उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक स्थान पर हुई थी, जहां आतंककारियों ने ब्रिटिश सरकार के खजाने को ले जा रही ये ट्रेन को लूटा। इस घटना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई के लिए धन जुटाना था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज व स्वदेशी की अवधारणा बताइए। तो उत्तर है स्वराज व स्वदेशी दोनों ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। स्वराज का अर्थ है स्वशासन या अपना राज, जबकि स्वदेशी का अर्थ है अपने देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग। गांधी जी ने स्वराज को अलग शासन के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता शामिल है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता भी शामिल है। स्वदेशी के अनुसार स्वराज प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन था, क्योंकि यह आत्मनिर्भरता और स्थानीय उद्योगों को पुनरुद्धार को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। तो भारत के दो स्वतंत्रता सेनानी हैं, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दो सेनानी के नाम है, स्वतंत्रता सेनानी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय।
जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है खंड ब के लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विवेकानंद की शिक्षाओं का मूल्यांकन कीजिए। विवेकानंद की शिक्षा का मूल्यांकन कीजिए। तो उत्तर है स्वामी विवेकानंद की भारतीय संस्कृति वेदांत अध्यात्मक को नए युग के अनुसार प्रस्तुत किया। उनकी प्रमुख शिक्षाएं थी आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, कर्मयोग, सेवा भाव और धार्मिक सहिष्णुता। उन्होंने कहा उठो जागो, लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। वे शिक्षा को चरित्र निर्माण, मन की मजबूती, आत्मनिर्भरता का साधन मानते थे। उन्होंने जात पात और अंधविश्वास को विरोध किया, मानवता का सर्वोपरि रखा। उनका संदेश युवाओं और राष्ट्र का निर्माण के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन निष्कर्षण के बारे में आप क्या समझते हैं। धन निष्कर्षण के बारे में आप क्या जानते हैं। तो धन निष्कर्ष सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था, उनके अनुसार अंग्रेज भारत में निरंतर धन बाहर भेजते थे, जिससे देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी। यह धन कर, व्यापार के लाभ, वेतन, पेंशन और ब्रिटेन में खर्च होने वाली राशि के रूप में जाता है। परिणाम स्वरूप भारत में निर्धनता, कृषि संकट, उद्योगों का पतन हुआ। यह नीति भारत की आर्थिक गुलामी का प्रमुख कारण बनी। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का क्या कारण थे। 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। तो उत्तर है 1857 का विद्रोह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सैन्य कारणों से हुआ। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, सैनिकों के साथ भेदभाव, उच्च कर व्यवहार, किसानों पर अत्याचार, उद्योगों और धंधों का पतन और ईसाई धर्म का प्रचार से भय से असंतोष बढ़ाया। चर्बी वाले कारतूस प्रकरण ने विरोध की चिंगारी का आग में बदल दिया। चर्बी वाले कारतूस प्रकरण के विरोध में चिंगारी को आग में बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश काल के दौरान भू राजस्व प्रणाली की विवेचना कीजिए। तो उत्तर है ब्रिटिश शासन में 3 प्रमुख भू राजस्व प्रणालियाँ लागू हुई थी, जिसमें पहले स्थायी बंदोबस्त 1793 बंगाल बिहार में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, जिसमें जमींदार स्थायी कर देकर भूमि पर अधिकार रखते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास बॉम्बे में, जिसमें किसान सीधे सरकार को कर देते थे। महलवाड़ी व्यवस्था उत्तर भारत में, जिसमें पूरे गांव से सामूहिक रूप से कर वसूला जाता। इन व्यवस्थाओं से किसानों पर बोझ बढ़ाया और ग्रामीण गरीबों को गहरा किया। अगला क्वेश्चन है क्रांतिकारी आंदोलन से संक्षिप्त लेख लिखिए। तो क्रांतिकारी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के बाद युवा ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी आंदोलन शुरू किया। प्रमुख संगठन अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उस्फुल्ला खान जैसे वीरों ने बम विस्फोट, डकैती, ब्रिटिश अधिकारियों पर हमले करके संतुरता की लखन जगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज की भारतीय समाज की देन की मूल्यांकन कीजिए। आर्य समाज की भारतीय समाज की देन की मूल्यांकन कीजिए। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। इसकी प्रमुख देनें थी वेदों का प्रचार, जातिवाद, मूर्ति पूजा का विद्रोह, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह का विरोध, शुद्धि आंदोलन, सामाजिक सुधार। आर्य समाज के शिक्षा संस्थान स्थापित कर राष्ट्रीय चेतना पर बल दिया। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं।
तो उत्तर खिलाफत आंदोलन 1919 में मुसलमानों ने तुर्की के खिलाफ की पदवी और सत्ता बचाने के लिए शुरू किया। इसके नेता मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। महात्मा गांधी ने इस असहयोग आंदोलन से जुड़ा जैसे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला। हालांकि 1924 में तुर्की में खिलाफत समाप्त होने पर आंदोलन भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड 6 के राष्ट्रवाद के रुदन पर लेख लिखिए। राष्ट्रवाद के रुदन पर एक लेख लिखिए। तो उत्तर भारत में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ। यह केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं था बल्कि सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक जागरण की प्रक्रिया का परिणाम था। जिसमें पहला आर्थिक कारण ब्रिटिश शासन की नीतियों के भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया। पारंपरिक उद्योग धंधे नष्ट हुए। किसानों पर करों का भार बढ़ा और कच्चे माल के निर्यात व तैयार माल का आयात बढ़ा, जिससे भारतीय जनता में असंतोष बढ़ा। अंग्रेजी शिक्षा और संचार माध्यम। अंग्रेज शिक्षा ने भारतीय में आधुनिक सोच और राजनीतिक चेतना पैदा की। समाचार पत्र, पत्रिका और किताबें स्वतंत्रता के विचारों का प्रसार करने लगी। रेलवे, टेलीग्राफ और डाक सेवा ने पूरे देश को जोड़ने की मदद की। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जैसे नेताओं ने समाज सुधार के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना को बल दिया है। आर्य समाज, ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन जैसे संगठन ने एकता और आत्मगौरव को बढ़ावा दिया। राष्ट्रीय संगठन और कांग्रेस की स्थापना। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने भारतीय को संगठित मंच प्रदान किया। प्रारंभिक नेता जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि ने संवैधानिक तरीकों से सुधार की मांग की। ब्रिटिश दमन और जन असंतोष। 1890 के बाद बंगाल विभाजन 1905, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और रॉलेट एक्ट जैसी घटना ने जनता में गहरा आक्रोश पैदा किया, इससे स्वतंत्रता की मांग तेजी से हो गई। गांधी युग। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जैसे आंदोलन के जरिए राष्ट्रवाद को जन आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा का हथियार बनाया। इसका निष्कर्ष है भारत में राष्ट्रवाद का उदय कई कारणों से हुआ। आर्थिक शोषण, सामाजिक सुधार, राजनीतिक संगठन और नेताओं के बलिदान। इस राष्ट्र के अंत 1947 में स्वतंत्रता का मार्ग प्रस्तुत किया। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के कारण परिणामों का वर्णन कीजिए। यह असफल क्यों रहा? तो असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसे महात्मा गांधी ने 1920 में शुरू किया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के साथ ही किसी भी प्रकार का सहयोग समाप्त करना और अहिंसा व सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना था। असहयोग आंदोलन के कारण है, जिसमें पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेश पर निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाई गई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना के पूर्वदेश आक्रोश फैला दिया। रॉलेट एक्ट 1919। ब्रिटिश सरकार ने इस कानून के तहत बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और जेल में रखने का अधिकार प्राप्त था। इसे काला कानून कहा जाता है। खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खिलाफा के अधिकार छीन लिया। भारतीय मुसलमान नाराज थे और गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया।
अहिंसात्मक संघर्ष की रणनीति। गांधी जी का विश्वास था कि ब्रिटिश शासन जन सहयोग के बिना टिकट नहीं सकता, इसलिए असहयोग सबसे प्रभावी हथियार होगा। असहयोग आंदोलन की प्रमुख गतिविधियाँ: सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतों, नौकरियों का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों और माल का बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्त्र का उपयोग, तिलक स्वराज फंड की स्थापना और राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना, सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और जनसंपर्क के माध्यम से जन जागरण। अगला पॉइंट है असहयोग आंदोलन का परिणाम है पहला, राजनीतिक चेतना का विस्तार। देश के कोने कोने में लोग स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े गए। कांग्रेस का जन आधार गाँवों तक फैल गया। स्वदेशी को बढ़ाना, विदेशी वस्त्रों की बिक्री में भारी गिरावट आई। चरखा और खादी राष्ट्रीय प्रतीक बने। हिंदू मुस्लिम की एकता में वृद्धि। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के संयुक्त प्रयासों ने दोनों समुदायों को एकजुट किया, हालांकि ये बाद में कमजोर हो गए। ब्रिटिश सरकार का दबाव, सरकार को आंदोलन दबाने के लिए बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी करनी पड़ी। असहयोग आंदोलन की विफलता के कारण क्या है? तो चोरी चौरा घटना 1922, गोरखपुर की चौरा चोरी घटना में पुलिस हिंसा के बाद भीड़ के थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी ने इस अहिंसा के सिद्धांत पर विपरीत मानते हुए आंदोलन स्थगित कर दिया। संगठनात्मक कमजोरी, गांव-गांव तक आंदोलन को नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त ढांचा नहीं था। आर्थिक कठिनाई, लंबे समय तक हड़ताल और बहिष्कार से लोगों का आजीविका प्रभावित करते हैं। आर्थिक कठिनाई, लंबे समय तक हड़ताल और बहिष्कार से लोगों की आजीविका प्रभावित हुई। नेताओं में मतभेद, कुछ नेता आंदोलन को जारी रखना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने इस फैसले असहमति दी। निष्कर्ष है असहयोग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जन साधारण की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की और ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। हालांकि चोरी चौरा हिंसा के कारण इसका अचानक अंत हुआ, लेकिन यह आंदोलन आने वाले वर्षों के लिए एक मजबूत आधार बन गया। स्वतंत्रता की दिशा निर्णायक मोड़ साबित हुआ। ब्रिटिश सिख संघर्ष का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर पश्चिमी भारत के इतिहास में 19वीं शताब्दी का मध्य ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का काल था। इस समय पंजाब में सिख साम्राज्य एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में मौजूद था। महाराजा रणजीत सिंह ने शासन में यह साम्राज्य अत्यंत संगठित और समर्थित था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी राजनीतिक अस्थिरता और ब्रिटिशों की विस्तारवादी नीति ने ब्रिटिश सिख संघर्ष को जन्म दिया और यह संघर्ष दो बड़े युद्धों के समान आया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1885 से 86 और द्वितीय आंग्ल युद्ध 1848 से 49। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है। महाराणा रणजीत सिंह ने निधन के बाद पंजाब दरबार में षड्यंत्र, गुटबाजी, अस्थिरता बढ़ गई। सिख सेना का अनुशासन टूटने लगा। ब्रिटिशों ने इस स्थिति का लाभ उठाया। सतलज क्षेत्र में ब्रिटिश हस्तक्षेप और सिख सेना की गतिविधि के कारण दिसंबर 1885 में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में फिरोज शाह, अलीवाल, सबराव जैसी लड़ाई लड़ी गई। अंत में 1846 में लोअर संधि हुई, जिसके अनुसार पंजाब के कुछ हिस्से ब्रिटिश नियंत्रण में आ गए। कश्मीर को गुलाब सिंह को सौंपा गया। लाहौर में ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, यह पहले युद्ध के बाद भी पंजाब असंतोष बना रहा। रेजिडेंट के हस्तक्षेप और मुसलमान विद्रोह की स्थिति को और भड़का दिया। विद्रोह तेजी से पूरे पंजाब में फैल गए, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरा युद्ध आरंभ हुआ। इस युद्ध में चिलियनवाला और गुजरात का निर्णायक लड़ाई हुई।
अतः 29 मार्च 1849 को पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को ब्रिटेन भेज दिया गया। संघर्ष के परिणाम: पंजाब का विलय पंजाब ब्रिटिश भारत का एक प्रांत बना। उत्तर पश्चिम की सामाजिक स्थिति ब्रिटिशों के पक्ष में हो गई। सिख शक्ति का अंत: सिख साम्राज्य की स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। सिखों के ब्रिटिश सेना में भर्ती: ब्रिटिशों ने सिखों की वीरताओं को मान्यता दी, उन्हें अपने सेना में भर्ती करना शुरू किया। रणनीतिक लाभ: अफगानिस्तान और मध्य एशिया की रणनीति में ब्रिटिशों को हस्तक्षेप का अवसर मिला। निष्कर्ष है, ब्रिटिश सिख संघर्ष केवल 2 युद्धों का इतिहास नहीं था, बल्कि यह भारत में एक शक्तिशाली स्वदेशी साम्राज्य के पतन और ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्ण प्रभुत्व की कहानी भी थी। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य की रणनीति कमजोरी, आंतरिक कहल, ब्रिटिशों के चालाक कूटनीति ने मिलकर इस संघर्ष को जन्म दिया। 1849 में पंजाब विलय के साथ ब्रिटिश साम्राज्य की भारतीय महाद्वीप में अपना विस्तार अंतिम रूप दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत पाक विभाजन के कारण का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, भारत पाक का विभाजन 1947 भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और दुखद घटना में से एक थी, जिससे न केवल देश का भूगोल बदला बल्कि लाखों लोगों के जीवन भी प्रभावित हुआ। विभाजन के कई पीछे ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक कारण थे। पहला है धार्मिक भेदभाव और सामाजिक रणनीति। धार्मिक भेदभाव और सांप्रदायिक राजनीतिक है। ब्रिटिश शासनकाल में फूट डालो और राज करो की नीति ने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का काम किया। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, जिसने मुस्लिम अलगाववाद राजनीति को बढ़ावा दिया। धीरे धीरे यह धारणा मजबूत होने लगी, मुसलमान और हिंदू दो अलग राष्ट्र हैं। दो राष्ट्र सिद्धांत, 2 नेशनल थ्योरी। मुस्लिम लीग नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने यह सिद्धांत दिया कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग धर्म, संस्कृति, इतिहास, जीवन पद्धति रखते हैं, इसलिए वे एक ही राष्ट्र में साथ नहीं रह सकते हैं। यह विचार 1940 के लाहौर प्रस्ताव में औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया। ब्रिटिश सरकार नीतियाँ कौन कौन सी हैं? तो ब्रिटिश सरकार के जानबूझकर दोनों समुदायों के बीच अविश्वास को बढ़ावा दिया। 1909 में मिंटो सुधार से मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार दिया, जिसे अलग गांव और गहरा हुआ। 1935 के भारत शासन अधिनियम, 1946 के कैबिनेट मिशन के असफलता का स्थिति को बिगाड़ी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद। कांग्रेस का मानता था कि स्वतंत्रता भारत के धर्मनिरपेक्ष और एकजुट होगा, जबकि मुस्लिम लीग एक अलग पाकिस्तान की मांग अड़ी रही। 1946 के चुनावों में मुस्लिम लीग मुस्लिम बहु क्षेत्रों में जीत दर्ज कर ली, जिसे उन्हें अपने पाकिस्तान की मांग के लिए जन समर्थन मिला। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कोलकाता और अन्य क्षेत्रों में व्यापक दंगे हुए। इन दंगों को सांप्रदायिक विभाजन का स्थायी रूप गहरा कर दिया। सामाजिक आर्थिक कारण है। ब्रिटिश शासन के अंत तक हिंदू मुस्लिम के बीच नौकरियां, व्यापार और शिक्षा का प्रतिस्पर्धा बढ़ गया। मुस्लिम लीग ने इसे इस तरह प्रचारित किया कि मुस्लिमों के अधिकार केवल अलग राष्ट्र में ही सुरक्षित रह सके। अगला माउंटबेटन योजना का विभाजन। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की योजना पेश की, जिसमें भारत के 2 स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान में बांटने का प्रस्ताव था। कांग्रेस ने इसे अनिच्छा से स्वीकार किया, क्योंकि विभाजन के अलावा कोई व्यावहारिक समाधान नहीं दिख रहा था। निष्कर्ष है, भारत पाक विभाजन के पीछे धार्मिक अलगवाद, ब्रिटिश नीतियाँ, राजनीतिक असहमति और सांप्रदायिक
दंगे जैसे कई कारण थे। यह विभाजन करोड़ों लोगों के लिए विस्तार हिंसा और पीड़ा लेकर आया। हालांकि यह सच है कि यह निर्णय तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में अनिवार्य समझा गया। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस ब्रेक को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें।